अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ AJK में जो क्लास 9 की केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर नंबर 1 है नेचर ऑफ 1 का नाम है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। उसका है लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे सम एसेंशियल क्वेश्चन फॉर द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की जो डिफरेंट ब्रांचेस, इसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि इन ब्रांचेस के रेलिवेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस क्या हैं और उनको किस तरह से उनका आंसर दिया जा सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के रेलिवेंट है कि हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर की शेप, उसका स्ट्रक्चर और उस मैटर की रिएक्शन कैपेबिलिटीज़ क्यों चेंज हो जाती हैं जब टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर तब्दीली होती है। ये क्वेश्चन किसके रेलिवेंट है? फिजिकल केमिस्ट्री के रेलिवेंट क्वेश्चन है कि प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज होने से मैटर की प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप और इवन के उसकी रिएक्शन जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो चेंज क्यों हो जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि अब आप देखें कि कोई भी मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी प्रेजेंट होंगे और उन एलिमेंट्स के दरमियान कोई ना कोई कंबाइनिंग फोर्स भी होगी। जैसे हम अपने नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सपोज यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन उसका वाटर का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करती हूँ। यहाँ पे ये देखें कि वाटर जो है, वाटर का ये फार्मूला होता है, उसमें ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को जो है वो एक फोर्स होती है जिसने इन एटम्स को आपस में अटैच करके रखा होता है। उस फोर्स को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड डिफरेंट तरह के होंगे। अब ज़ाहिर है इस दुनिया के अंदर डिफरेंट तरह के मटेरियल एग्जिस्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ें एक जैसी तो नहीं होती कि सब में एक ही तरह की बाइंडिंग फोर्स हो, बल्कि यानी हर मटेरियल एक जैसा भी नहीं होता। डिफरेंट मटेरियल के अंदर डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और उनके अंदर के जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं ये भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो होगा ये कि जब टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर तब्दीली होगी तो जो असल में उस मैटर के अंदर जो बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट है, जो कि उस मैटर के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को आपस में अटैच करके रख रही है, वो चेंज हो जाएगी, जिस वजह से ओवरऑल मैटर की प्रॉपर्टीज़, शेप, स्ट्रक्चर और इवन की उसकी रिएक्शन कैपेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे हमारे पास अगर पानी को ही हम देख लें तो पानी का फार्मूला तो सेम H2O, बट जब वो आइस में चला जाता है तो उसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। ठीक है, उस टाइम उसकी जो रिएक्शन की कंडीशन होगी वो डिफरेंट होंगी। उसके अलावा जब पानी जो है वो बहारात की फॉर्म में होता है, उस टाइम उसका टेम्परेचर थोड़ा सा मज़ीद हाई होता है तो वो बहारात की फॉर्म में जाता है, उस टाइम उसकी रिएक्शन कैपेबिलिटी डिफरेंट होंगी। और जब वो लिक्विड फॉर्म में है, जो हम पानी पीते हैं इस फॉर्म में है, तो उस टाइम उसकी रिएक्शन कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। यानी मेन रीज़न ये है यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की चेंज होने की मेन रीज़न ये है कि ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मैटर आर चेंज। जैसे कि उन्होंने फिर इसके एग्जांपल दी हुई है कि आपको बताया कि जब दुनिया के अंदर टेम्परेचर मुसलसल जो बढ़ रहा है उस वजह से ओवरऑल ग्लेशियर क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे होते हैं जो कि हज़ारों सालों से बर्फ़ बढ़ के यानी कि वो बने हुए होते हैं। तो जब जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उनकी वो क्या होते जाएंगे? पिघलते जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेलिवेंट के जो प्लांट और एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो किस से मिलके बनी हुई होती है। जो प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है वो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनी हुई होती है और डिफरेंट रेशियोज में होते हैं, यानी कि वो फिक्स अमाउंट नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यानी अगर वो सारे प्लांट और एनिमल एक ही टाइप के होते हैं तो उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रेशियो है वो भी क्या होती? सेम होती। बट दुनिया के अंदर आपको पता है डिफरेंट टाइप के एनिमल, प्लांट्स प्रेजेंट है, उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रेशियो है वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। सबसे आपको पता है बेसिक यूनिट क्या है प्लांट और एनिमल का? सेल फिर इन्हीं एलिमेंट्स से मिलके बना होगा। डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट तरह का एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ हुई होंगी।
उसके बाद नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये है कि जो अर्थ है वो किससे मिलकर बनी हुई है और उन कंपाउंड को हम अपनी डेली कैसे यूज़ करते हैं। ये अर्थ की कंपोजिशन लिखी हुई है कि ये जो हमारी ज़मीन है इसके अंदर 35% आयरन होता है, ऑक्सीजन 30% होती है, निकल 25%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, सल्फर 2%, कैल्शियम 1%, एल्यूमिनियम 1% और अदर एलिमेंट जो होते हैं वो 19% होते हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिशन पता कैसे चलती है कि जब अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्स के अंदर देखा जाता है तो वहाँ से ये डिफरेंट कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि अर्थ की जो कंपोजिशन है उसके अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि लिविंग प्लांट और एनिमल की बॉडीज के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उनका क्या फ़ायदा है। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है वो हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है उसके दौरान पौधे क्या करते हैं कि फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपनी जड़ों के ज़रिए से पानी लेते हैं, और जो सूरज की रोशनी है उसकी मौजूदगी में और जो उस पौधों के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर जो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी मौजूदगी में ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है C6H12O6 और साथ में क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो कि प्लांट के लीफ के अंदर होता है और ये पौधों के लिए जो है वो इससे फूड की प्रेपरेशन होती है। उसके अलावा अगर हम लिविंग थिंग्स एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है यानी कि जो ये ग्लूकोज हम कोई भी फ्रूट खाते हैं, कोई भी चीज़ जो हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन का अटैक होता है, फिर यही आगे ATP यानी एक एनर्जी की फॉर्म है वो हमारी बॉडी में बनती है। ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल दिया। उसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है कि व्हाट अ थिंग इज मेड ऑफ, कोई भी चीज़ जो है वो किससे मिलके बनी हुई होती है। इन व्हाट पोर्शन डिफरेंट सब्सटेंस आर प्रेजेंट, डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो किस पोर्शन में प्रेजेंट हैं। क्या हम किसी चीज़ को रिलायबिलिटी से मेजर कर सकते हैं? जी हाँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने देखा था कि सबसे पहले कोई भी मैटर हो उसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कोई भी मैटर है उसके अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है। वो होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और फिर कौन सा जो मटेरियल है या कौन सा एलिमेंट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और उससे फिर हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट भी आते हैं। जैसे आगे देख सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जब लैब के अंदर हम डिफरेंट तरह के जो डिटेक्शन टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड होता है उसका हम टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है या नहीं है, वो जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर जब हम एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड करने के जो टेस्ट फाइंड करते हैं वो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के रेलिवेंट, क्या हम जिस हवा के अंदर सांस ले रहे हैं तो वो हवा क्लीन होती है, तो ये किस तरह से पॉल्यूट होती है। अब आप देखें कि हमारी नेचुरली तो अल्लाह पाक की तरफ से जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह पाक ने क्लीन ही बनाई हैं, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आपको पता है कि ना तो पानी मौजूदा फॉर्म में क्लीन फॉर्म में है, ना तो एयर क्लीन फॉर्म में है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि हमें अपना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें ये एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मौजूदा जो है वो एयर और ये सारी चीज़ें क्लीन फॉर्म में नहीं हैं, बट हमें ऐसे मेथड ढूंढने चाहिए कि हम अपनी हवा, अपनी एयर, अपने पानी और अपनी सॉइल को जो है वो कैसे जो है इस पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ, यानी कि अब आपको बताया कि वर्ल्ड के अंदर जो है वो मुसलसल आबादी इंक्रीज़ हो रही है, तो इंक्रीजिंग आबादी होने की वजह से हम किस तरह से ओवरऑल उनकी जो खुराक की ज़रूरियात है उनको पूरा कर सकते हैं और कौन से मेथड यूज़ करने चाहिए। फिर इंक्रीजिंग ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें इस चीज़ का आंसर ये देती है कि दुनिया में मुसलसल आबादी के बढ़ने को और उसके लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें मज़ीद इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है जो कि
लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करें और साथ साथ हमें ऐसे मेथड भी यानी ढूंढने की कोशिश करनी है जो कि कम से कम जो है वो पॉल्यूशन पैदा करें। उसके बाद मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि मेडिसिन को लार्ज स्केल पे कैसे बनाया जाता है और कैसे जो है वो उनकी क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जाता है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमें इसका ये आंसर देती है कि डिफरेंट तरह की मेडिसिन को प्लांट्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको फिर रिफाइन किया जाता है, फिर डिफरेंट मटेरियल को कंबाइन करके फिर उनको या तो लिक्विड फॉर्म में या उनको जो टैबलेट की फॉर्म में उसमें कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका इफ़ेक्टिव यूज़ देखा जाता है। उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री जो है, इसका क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट तरह के जो पॉलीमर हैं, चाहे वो नेचुरल पॉलीमर हैं या सिंथेटिक पॉलीमर हैं, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उनको मज़ीद जो है वो बेहतर कैसे किया जा सकता है। फिर इन पॉलीमर केमिस्ट्री हमें इस चीज़ का आंसर ये देती है कि जो है दिन ब दिन जिस तरह से आबादी इंक्रीज़ हो रही है तो उसी तरह कपड़ों की ज़रूरियात, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरियात यानी मुसलसल जो है वो बढ़ रही हैं। तो उनके लिए हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगानी हैं और मज़ीद हमने सिंथेटिक फाइबर्स बनाने हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे काम किया जा सके और लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। जियो केमिस्ट्री ज़मीन के रेलिवेंट है। इसमें का क्वेश्चन ये है कि हमारी ज़मीन के अंदर कौन कौन सी मिनरल प्रेजेंट है और उनको कैसे निकाला जाता है। तो जियो केमिस्ट्री में का आंसर इसका ये प्रोवाइड करती है कि डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ ये काम कर रही हैं कि वो ज़मीन के अंदर से डिफरेंट मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर रही हैं और फिर उनको मज़ीद उनके ऊपर प्रोसेसिंग के लिए उनको डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है। उसके बाद एस्ट्रो केमिस्ट्री ये स्पेस के रेलिवेंट है कि हमारी स्पेस और यूनिवर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है और उनका क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। फिर उसके बाद हमें जो है वो स्पेस एस्ट्रो केमिस्ट्री जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट जो है वो स्पेस के अंदर होता है। यानी स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़मीन का कंट्रोल नहीं होता, बंदा जो है वो हवा में, आप समझ लेंगे जिस तरह से हम देखें कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं बट ज़मीन की कशिश की वजह से वो फ़ौरन चीज़ जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाती है, बट जब ऊपर दूर खला में चले जाते हैं तो ज़मीन का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो उसका वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है और जो ज़मीन के ऊपर इन्वायरमेंट होता है वो टोटली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसके लिए आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट तरह के अपने स्पेस स्टेशंस वो लेके बनाए हुए हैं, वहाँ से वो जाके डिफरेंट तरह की वेदर इंफॉर्मेशन या स्पेस के बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन वो लेके रहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है वो ऑलरेडी ये बुक के अंदर ही क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और साथ में उनका आंसर भी दिया हुआ है और साथ में उनकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।